नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का सत्र 2021-22 का तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका ये जो बोर्ड एग्जाम का समय होगा 2.5 घंटे का होगा पेपर का समय, और इसमें पूर्णांक होंगे 80 अंक और निर्देश। इस बार आपको प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका अलग अलग से नहीं मिलेंगे। बुकलेट आएगी एक, उसी में प्रश्न लिखे होंगे और एक निश्चित जगह छोड़ी हुई होगी जिसमें आपको उत्तर लिखना होगा। पहला प्रश्न है, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था। तो हमें बताना है विलय की नीति जो अपनाई थी वो किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। दूसरा प्रश्न, खुशनवीसी का आशय है। तो हमें बताना है खुशनवीसी का क्या आशय है, क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखने वाला। तीसरा है, असम में काम करने वाले आदिवासी कहाँ जाने लगे थे। तो असम में काम करने वाले जो आदिवासी थे वो चाय बागानों में जाने लगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाय बागानों और कोयला खानों में। चौथा प्रश्न, भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो हमें बताना है भूमि का उपयोग हम किस काम में करते हैं। तो कृषि, वानिकी, खनन, तीनों के लिए ही भूमि का उपयोग होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पांचवा प्रश्न, वाणिज्य कृषि में शामिल किया जाता है। वाणिज्य कृषि में हम किसे शामिल करेंगे वो बताना है इसमें। तो वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, तो ये तीनों ही उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न, जल की कमी वाले प्रदेश हैं। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये तीनों ही भाग जल की कमी वाले प्रदेश है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो हमें बताना है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आठवां प्रश्न, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है। तो इसका उत्तर होगा जालोर। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास है वो जालोर जिले में हुआ है। नौवां प्रश्न, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। हमें उस दुर्ग का नाम बताना है जिसका उच्च भाग है कटारगढ़ कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़। तो ये कुंभलगढ़ का कटारगढ़ नामक स्थान है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 10वां प्रश्न, नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। तो नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उनको सभापति कहा जाता है। 11वां प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हमें बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। हमें अ व दो भाग दे रखे हैं, उनके जोड़े बनाने यानी सही मिलान करना है। देलवाड़ा का जैन मंदिर। तो देलवाड़ा का जैन मंदिर है वो आबू पर्वत में है। रणकपुर के जैन मंदिर ये पाली जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर। बंगाल का विभाजन 1905 और उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, हमारे देश में रिक्त स्थान का शासन चलता है। तो हमारे देश में कानून का शासन चलता है, कानून का शासन। दूसरा, देश के रिक्त स्थान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य होते हैं। इस खाली जगह में आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य होते हैं। अगला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। चौथा प्रश्न, रंगून जेल में नवंबर 1862 में रिक्त स्थान ने अंतिम सांस ली। तो इसमें आ जाएगा बहादुर शाह जफर। रंगून जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। प्रश्न संख्या 14, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूती एवं रेशमी कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि। ये यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख वस्तुएं थी। 15वां प्रश्न, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। हमें बताना है रैयत थे जो नील की खेती से क्यों डरते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रैयत नील की खेती से निम्नलिखित कारणों से कतरा रहे थे। पहला कारण था रैयतों को नील की खेती के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, यानी
पहले उनको खेती करने शुरू करने से पहले ही ऋण दे दिया जाता था, किंतु फसलें कटने पर बहुत कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इस कीमत से वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे, फलते वे कभी न खत्म होने वाले कर्ज की चक्र में फंस जाते थे। दूसरा कारण, नील की खेती के लिए सर्वाधिक उर्वर भूमि की आवश्यकता पड़ती थी। शेष बची भूमि अन्य फसलें उगाने की लायक नहीं होती थी, यानी सबसे ज़्यादा पैदावार वाली जो भूमि थी, उर्वर भूमि थी, उसमें इनको नील की खेती करनी होती थी, और जो बची हुई भूमि थी वो दूसरी फसलें उगाने के लायक नहीं होती थी। तीसरा कारण, नील की खेती मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी, यानी नील की खेती करने पर जमीन की जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता था। प्रश्न संख्या 16, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? आदिवासी कौन लोग थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी, यानी आदिवासी जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा मूल निवासी। आदिवासी ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं, यानी इन्होंने अपनी परंपरागत जीवन शैली उसको चेंज नहीं किया है अभी तक। 17वां प्रश्न, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, धार्मिक निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत आवश्यक है। यथा उसका पहला कारण है बहुमत की निरंकुशता, और उसके कारण मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना अति आवश्यक है। दूसरा कारण है लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने, अर्थात देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। तो ये दो कारण हैं जिनके कारण राज्य को धर्म से अलग रखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, ग्रामीण विकास की दो योजनाओं के नाम बताइए। तो हमें यहाँ पर ग्रामीण विकास की जो योजना है उनमें दो योजनाओं के नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास की दो योजनाएं। पहली योजना है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये दो ग्रामीण विकास की योजनाएं हो गई। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल निम्नलिखित हैं। पहला है जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ के मनमोहक रेतीले टीले। दूसरा है उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम। तीसरा है सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील। चौथा अजमेर की पुष्कर झील। पांचवा राजसमंद स्थित राजसमंद झील। छठा है चित्तौड़ में चोलिया एवं मैनाल जलप्रपात। सातवां सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आठवां अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नौवां भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। और 10वां कोटा में चंबल के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। तो ये प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं राजस्थान के। इसके अलावा भी बहुत सारे लेकिन महत्वपूर्ण जो माने जा रहे हैं ये इस प्रकार हैं। प्रश्न, विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बतलाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का उद्धरण देते हुए सुझाव दिया कि विधवाएं फिर से विवाह कर सकती हैं। उनके सुझावों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा इस संबंध में सन 1856 में एक कानून पारित किया गया जो विधवा विवाह की अनुमति देता था। प्रश्न संख्या 21, दो वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। हमें दो कारण बताने जिनमें लोकतंत्र में न्यायपालिका की आवश्यकता के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कारण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायालयों को शक्ति संपन्न बनाती है। इसके आधार पर न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि किसी को यह लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 22, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगी अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। अपराध की जांच करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में
आरोप पत्र दाखिल कर देती है। तो इस प्रकार ये अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 23, स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है। तो भूमि को स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है निजी भूमि। निजी भूमि पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है जिसे वे निजी हित हेतु उपयोग में लेते हैं। और दूसरा है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि पर समुदाय का स्वामित्व होता है। इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, औषधीय बूटियों आदि को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो भूमि को दो भागों में बांटा गया, निजी भूमि व सामुदायिक भूमि। प्रश्न संख्या 24, कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के कारण बताइए। 1857 की क्रांति थी, उसमें जो सिपाहियों का असंतोष था उसका कारण हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकतर सिपाही किसान परिवार से आते थे। अधिक लगान तथा कर वसूली के सख्त तरीकों के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। दूसरा कारण था वे अपने पद, वेतन, भत्तों एवं सेवा शर्तों से भी नाखुश थे। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा बनाए कुछ नए नियमों के कारण भी उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। 25वां प्रश्न, कृषि क्या है? खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। खाद्यान्न के रूप में चावल विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, ये सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु के कारण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। 26वां प्रश्न, संविधान किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया था? तो यहाँ पर हमें संविधान की परिभाषा बतानी है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड जोड़ा गया उसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो संविधान एक ऐसा नियमों का समूह है जिसको एक देश के सभी लोग देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड संविधान सभा के सदस्यों ने इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। तो ये प्रमुख कारण थे जिनके कारण नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 27वां प्रश्न, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर हो जाएगा कानून का शासन। कानून का शासन से अभिप्राय है कि कानून सबके लिए समान है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और उस कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। वह जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे तथा कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह किसी भी पद पर आसीन हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है तथा सजा तक पहुंचने की भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, कांग्रेस के वे राजनेता मध्य मार्गी कहलाते थे जो अपने उद्देश्यों एवं तरीकों में मध्य मार्गी थे। दूसरा कारण है वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्वक संघर्ष करना चाहते थे। वे प्रतिवेदन देना, निंदा करना, जनमत बनाना, प्रार्थना पत्र देना, अखबारों द्वारा संदेश देना, अधिकारियों द्वारा संघर्ष करना चाहते थे। इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, उन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। यानी मध्य मार्गी जो लोग थे उन्होंने
प्रशासन व सरकार में लोगों की ज़्यादा भागीदारी के लिए अपनी आवाज़ उठाई। दूसरा है उनका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं, परिषदों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। तो इन्होंने परिषदों को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए। तीसरा है उनकी मांग थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। तो यहाँ पर ये सरकार में भी भारतीयों को ऊंचे पद देने की मांग कर रहे हैं। चौथा है मध्यम वर्गीय राजनेता जनता को अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन के विषय में बतलाना चाहते थे। पांचवा है वे सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे। प्रश्न संख्या 29, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा बतानी है और उसके बाद संसाधनों के प्रकार बताने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, सामान्यतः संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित तथा मानव संसाधन। इनका विस्तृत वर्णन निम्नानुसार है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं तथा बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, प्राय इनकी मात्रा असीमित होती है। प्राकृतिक संसाधन का दूसरा प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है तथा उन्हें पुनः पूरित अथवा नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा संसाधन का प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी मानव द्वारा निर्माण किए गए, मानव द्वारा बनाए गए जो भी संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा संसाधन है मानव संसाधन। यहाँ पर मनुष्य स्वयं को ही एक संसाधन माना गया। मनुष्य भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह अन्य सभी संसाधनों का अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से कुशल उपयोग करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। व्यक्ति अगर किसी काम में कौशल प्राप्त कर लेता है तो उसको वह उतने ही अच्छे ढंग से करता है और वह मानव संसाधन का विकास कहलाता है। प्रश्न संख्या 30, खनिज किसे कहा जाता है? लोह एवं अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें खनिज की परिभाषा बतानी है और उसके बाद लोह एवं अलोह में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। तो खनिज ऐसा प्राकृतिक पदार्थ होगा जिसका एक रासायनिक संगठन है वो निश्चित होगा। अब देखते हैं इनमें अंतर, लोहे एवं अलोह खनिज में अंतर। पहला अंतर है जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लोह खनिज कहा जाता है, जैसे लोह अयस्क। उसी प्रकार जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी आदि। दूसरा अंतर है ये प्राय भूरे रंग के होते हैं। लोहे का जो अयस्क होता है वो भूरे रंग का होता है सामान्यतः। उसी प्रकार अलोह है ये विभिन्न रंगों के होते हैं। तो अलोह खनिज होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं। तीसरा अंतर इनमें, इन खनिजों का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। तो इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क यानी लोहा खनिजों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इन खनिजों का उपयोग विभिन्न कामों में किया जाता है। अलोह खनिज का उपयोग है वो बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 31, राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 5 स्थान दर्शाइए। तो हमें कुछ स्थानों के नाम दे रखे हैं, उनको हमें राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है। तो इसका धौलपुर यहाँ हो जाएगा, ये राजस्थान का धौलपुर जिला है। दूसरा है अलवर, तो राजस्थान का अलवर जिला यहाँ पर स्थित है, ये अलवर, ये जिला अलवर। अगला है डूंगरपुर, तो डूंगरपुर राजस्थान का ये जिला ये डूंगरपुर है। रणकपुर, तो रणकपुर है राजस्थान के पाली जिले में स्थित है, तो रणकपुर। उसी प्रकार सीकर, ये जो जिला ये सीकर जिला राजस्थान का सीकर जिला। तो इस प्रकार हमारे 5 स्थान हो गए। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र है वो हल किया है। अगले वीडियो में हम चौथा मॉडल पेपर हल करेंगे।
वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।